एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी का डिमांड था कि मैम पर्यावरण का भी क्वेश्चन लेकर चलिए, तो आप सभी को पता है कि हम अपने सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट है डेली करते हैं और जिसमें आपको सीडीपी और आपका जो एसएसटी है उसकी प्रैक्टिस सेट चलती है। तो आप सभी का डिमांड था कि मैम पर्यावरण का भी कराइए और साइंस का कराइए, तो आज हम पर्यावरण का स्टार्ट करेंगे। तो 30 क्वेश्चन आपका चलेगा पर्यावरण का, तो आप अपना मिलान कीजिएगा कि आप कितना नंबर सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। देखिए, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, और जो नए बच्चे बता देना चाहते हैं कि आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और आप सभी नंबरिंग क्या करिए। जैसे 61 से लेकर आप 90 तक नंबरिंग कर लीजिएगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करिए। उसके बाद में जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप अपने उत्तर का मिलान किया कीजिए। उत्तर अगर सही होता है तो उत्तर सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि 30 में से आपने कितना नंबर गेन किया है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप देखिए वीडियो आप सभी लोग लगभग, मुझे लगता है कभी कभी आप 800 लोग, कभी 600 लोग, 700 लोग से ज़्यादा ही लोग वीडियो आप सभी देखते हैं, लेकिन लाइक कोई 19 या 20 लोग ही लाइक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या सिर्फ 19 और 20 लोग को ही हमारी वीडियो पसंद आती है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और लाइक करने से क्या होता है ना कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको अलग अलग वीडियो और अलग अलग तरीके से ला सकूँ। हम आपके लिए देखिए इसी जो वीडियो हैं हम आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, और एग्ज़ाम हॉल में आप जाए देखिए, हम कभी भी आपका जो टाइम है हम बिना मतलब का आपका टाइम नहीं लेते हैं, और हम एक्यूरेट सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बीच में हम बकवास ज़्यादा नहीं करते हैं, ना ही हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं कि 30 क्वेश्चन पढ़ाने में हम चाहे तो 30 क्वेश्चन पढ़ाने में आपको 2 घंटे हम मैराथन बना दें, ठीक है। लेकिन हमारा वो नहीं है मकसद। हमारा ये मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकें, ठीक है। और सारे यूट्यूब पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, जहाँ आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में आपको 2-2 घंटे बिता देते हैं, बीच बीच में बातें करेंगे, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और आपके जो भी चैनल वगैरह जहाँ भी, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आपकी सोशल मीडिया है उस पर प्लीज़ आप सभी शेयर कर दिया करिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम आपको भी आगे लेके जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 आपका है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। ऑप्शन ए है मेधा पाटेकर, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है राजेंद्र सिंह, डी है पीसी जोशी। देखिए, तरुण भारत संघ की एक ऐसी संस्था है जो क्या है कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकता है कि तरुण भारत कैसी संस्था है, वो किसके संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो दे सकता है कि जल, मृदा, वायु, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा, जो तरुण भारत संघ हमारा है वो जल के संरक्षण का कार्य करती है। अब इस संस्था के एक प्रधान है, वो कौन है, तो आप उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो प्रधान है वो आपकी राजेंद्र सिंह है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 पर देखिएगा। देखिए 62 में दिया है कि इन मेनी प्लेसेस एसिड रेन इन अफेक्टिंग द, हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तथा नाइट्रिक अम्ल। देखिए, आप देखते हैं कि कई कई स्थानों पे क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होता है और जलीय विविधता को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो जो अम्लीय वर्षा है, इनके प्रमुख रसायन क्या हो सकते हैं, इनका रासायनिक कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो अम्लीय वर्षा हमारा होता है, जो इसका प्रमुख रासायनिक कारण होता है वो आपका होता है कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कौन सा, नाइट्रिक एसिड और क्या आपका है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपका पूछा गया है कि किस वर्ष भुज मतलब गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए है 2000, बी है 2001, सी है 2002, डी है 2004। देखिए, किस साल आपका जो भुज है, ठीक है, जो गुजरात में, वहां पर भूकंप आपका आया था, बताइएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भुज कहाँ पर है, तो भुज आपका कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ पर आपका लगभग 2001 में ये चीज़ें हुई थी। कब हुई थी, 2001 में आपका ये आया था, जहाँ हजारों लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 63 के बाद 64 पर चलते हैं हम।
क्वेश्चन आपका है कि भूमिगत जल स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है वर्षा का कम होना, बी है वृक्षों का आवरण कम होना, सी है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, डी आपका है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। यहाँ है रहेगा, ठीक है। देखिए जो भूमिगत जल के स्तर क्षीणता का कारण क्या है, जो अंदर जमीन के अंदर की जो जल है उनके क्षीणता का कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, आप सभी मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि वर्षा का कम होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्षा कम होने से उसकी क्षीणता हो रही है। वृक्षों का आवरण कम होना नहीं, यहाँ पर होता क्या है कि जो सिंचाई के लिए आपका ट्यूबवेल और हैंड पंप का उपयोग कर रहे हैं तो वो अंदर से जमीन के अंदर से ही जल निकलता है और आप इसका मिस यूज जब करते हैं तब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भूमिगत जल के स्तर है उसमें क्या क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर और दक्षिण में, बी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, सी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, डी आपका उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है आप बताइएगा। देखिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी कहाँ है, शिमला है, और जो हमारा मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है, भोपाल है। तो इसकी जो स्थिति है वो क्रमशः आपका कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके उत्तर और दक्षिण में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने। फिर से आपको शिमला से क्वेश्चन पूछा है कि शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले कहाँ, भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। अब उसकी यात्रा की दिशा होगी सबसे पहले, ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, बी है दक्षिण पश्चिम और उसके पश्चात पूर्व की ओर, सी है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, डी है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। अब देखिए आप ही मान लीजिए आप कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है, आप वहाँ रह रहे हैं, हिमाचल में रह रहे हैं। आपको सबसे पहले एमपी जाना है भ्रमण करने घूमने के लिए। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में आपको भोपाल जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको गांधीनगर गुजरात जाना है, भोपाल के बाद गुजरात जाना है। तो अब किस दिशा में आप पहले जाएंगे ये पूछ रहा है आपका। तो देखिए जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपका एमपी जो है दक्षिण में पड़ता है, पहले आप दक्षिण जाएंगे, जब हिमाचल प्रदेश से आएंगे तो आप दक्षिण की साइड जाएंगे तो एमपी में पहुंचेंगे, फिर दक्षिण के बाद आप उसके पश्चात कहाँ पश्चिम की ओर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, गुजरात में पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको सही कर लीजिएगा 66 का। आगे चलते हैं 67 पर हम। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि विशेष प्रकार का नृत्य जैसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है ये। तो ऑप्शन ए है असम, बी है मिजोरम, सी है उड़ीसा, डी है झारखंड। सीधे सीधे बता दीजिए, चिराओ जो आपका एक तरीके का नृत्य है, पूछ सकता है कि चिराओ क्या है। तो चिराओ आपका एक नृत्य है और ये कहाँ के लोग करते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए जो चिराओ है ये एक प्रकार का नृत्य है और ये मिजोरम के लोग करते हैं, याद रखिएगा कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग करते हैं, ठीक है। चिराओ एक नृत्य है, करते कहाँ के लोग हैं, मिजोरम के लोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम 68 पर। क्वेश्चन है कि धरती पर अलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवड़ जल का निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवड़ जल की मात्रा है। ऑप्शन ए है नदियां, बी है झरने, सी है ग्लेशियर, डी है जलप्रपात। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए जो धरती पर अलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है तो जो कुछ उपलब्ध अलवड़ जल वो निम्न किसमें से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवड़ जल की मात्रा है। तो देखिए जो अलवड़ जल की मात्रा है तो सबसे ज़्यादा अलवड़ जल कहाँ पर पाया जाता है ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो अलवड़ जल आपका होगा वो आपके ग्लेशियर मतलब हिमनद में पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसको सही कर लीजिएगा 68 का। 69 पर चलते हैं हम। 69 में क्या पूछा गया है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निगेटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा निगेटिव ही आएगा, ठीक है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बिल्कुल है।
आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, बिल्कुल है। जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही हमारा पूछा है कि क्या नहीं होगा, तो ये 100 डिग्री के ऊपर सर्वाधिक ऊपर होता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 70। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आराम से दिखे। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, आइए पढ़ते हैं कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। क्या पूछा है, किसी रोगी का घर क्या है, एक्स पर स्थित है। वह अस्पताल तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है कहाँ पर है, वाई पर स्थित है। ये घर है, ठीक है, जी से घर प्रदर्शित कर दीजिए। एक सेकेंड बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये यक्स क्या है, उसका घर है, ठीक है, और ये वाई क्या है, हॉस्पिटल है जहाँ पर वो एडमिट है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ सीधे इसकी सड़क नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। रोगी पहले ए पर जाता है, कहाँ जाता है, रोगी पहले, ये रोगी है, ये घर है, घर से मान लीजिए ए पर जाता है जो ठीक एक्स के पूरब में है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, इस तरीके से आप बना लीजिएगा पूरब और पश्चिम। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। ये इसको हम यक्स मान लेंगे, ये इसका घर है, और ये इसका यहाँ पर वाई मान लेंगे, यहाँ हॉस्पिटल है। अब ये सीधे सीधे रास्ते पर नहीं जा सकता, ठीक है। अब क्या पूछा है, एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए ये कहा क्या है कि सीधे सीधे क्या है, वो मतलब सीधी सड़क नहीं है अस्पताल जाने के लिए। तो वो क्या करता है कि जो यक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है, ठीक है, रोगी पहले ए पर जाता है, तो ए पर पहले जाता है, तो वो यक्स के ठीक पूर्व में, जो यक्स है इसके ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है। अब बी पर गया, मतलब ये इधर पूर्व में गया, अब यहाँ से बी पर, ये मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दक्षिण में जाएगा, ठीक। यहाँ देख लीजिएगा, अब कहा है दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर, ये दक्षिण में चला गया 600 मीटर की दूरी पर। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है। अब सी पर जाएगा, ये बी के क्या है, इधर पश्चिम में है, पश्चिम आपका देखिए यहाँ पर है, तो इस साइड चला गया। अब क्या कर रहा है कि वो 150 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर ये जो गया है ये 150 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है, मतलब वाई पर पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है। अब देखिए हॉस्पिटल पे ये यहाँ उत्तर में जाएगा, यहाँ पर इसका हॉस्पिटल है। अब अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है, अब अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर और पश्चिम होगा, ठीक है। कैसे होगा, उत्तर और पश्चिम होगा, किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर ये अस्पताल है, यहाँ पर इसका क्या है, घर है, यहाँ पर घर हो गया, तो ये उत्तर और यहाँ पर ही होगा इसका उत्तर और पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। आप एक तरीके से बनाइएगा, बनेगा बिल्कुल आपसे, बस आपको ये याद होना चाहिए कि इस तरीके से ये बनाइएगा। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। यहाँ इसका घर था और यहाँ पर इसका हॉस्पिटल था, तो ये इधर से घुमा यहाँ गया, यहाँ से घुमा यहाँ गया, तो अब यही ना बचा, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, आपका उसके अस्पताल के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा हो गई, क्या आपके उत्तर और पश्चिम। आगे चलते हैं 71 पर। 71 आपका है कि अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। ऑप्शन ए है कपोत मतलब कबूतर, बी है तोता, सी है उल्लू, डी है मैना। अब देखिए दो तरीके के से पूछता है, एक होता है कि अपनी गर्दन को पीछे करता है, और एक पूछता है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। जब देखिए पीछे करता है तब तो वो उल्लू आएगा, लेकिन जब झटके से करेगा तब वो कहाँ पर आएगा, मैना में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर झटके से आगे पीछे कर रहा है तब मैना आएगा, ठीक। अगर झटके से पीछे कर रहा है तब वो मतलब बस पीछे कर रहा है तब वो क्या कहाँ जाएगा, उल्लू जाएगा, लेकिन झटके से जब आ जाएगा तो मैना आ जाएगा,
ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, बहुत से जब ये नया नया क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चे उल्लू लगा कर आए थे और ये क्वेश्चन बहुत क्या किया था, कंफ्यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सी है पुदुचेरी, डी है पश्चिम बंगाल। आपको बताना है जो हमारा देश भारत है तो उसके किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वो समुद्र तट मतलब अरब सागर से लगती है। तो अरब सागर से हमारा क्या लगता है, आप सभी को पता है, अरब सागर से हमारा आपका कर्नाटक लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए वही क्वेश्चन आपका फिर से यही पूछ दिया, अभी जो हमने आपको बताया है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। अभी क्या हमने बताया था कि पीछे झटके से घुमाना, तो मैना था। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन इसमें दे दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 73 के बाद 74 पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। ऑप्शन ए है ट्यूबवेल, बी है बावड़ी, सी है बोरवेल, डी आपका है हैंडपंप। देखिए पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली जो संरचना है वो क्या होगा, जो पारंपरिक तरीके से जो ट्रेडिशनल आपकी है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका बावड़ी होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 के अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, बी है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, सी है कि एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, डी है खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं तो अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो वो किस तरीके से रहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो अंतरिक्ष यान में आप जाएंगे तो वो वहाँ के जो यात्री होंगे वो एक जगह पर टिके रहने के लिए क्या करते हैं, अपने को बेल्ट से बांधते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे टीवियों में कि वो ऐसे उड़ते रहते हैं जैसे कि रुइयाँ उड़ रही हैं। वो एक कदम यहाँ रखें तो अभी मान लीजिए कि एक कदम मुंबई रखें तो दूसरा कदम उनका कहीं गुजरात ना चला जाए या कहीं और ना चला जाए, कहीं असम ना चला जाए, इस तरीके से हो। तो वो अपने को एक जगह टिके रखने के लिए क्या करते हैं, बेल्ट से अपने आप को बांध के रखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 76। अब चलिए आपका पेडागोजी से क्वेश्चन आ गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। ऑप्शन ए है सीखने के समान आकलन, बी है सीखने के लिए आकलन, सी है सीखने का आकलन, डी आपका है सीखने के अंदर आकलन। उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी का। सेवेंटी 76 का उत्तर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है कि CCE के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन होता है वो सीखने के समान आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसको बिल्कुल सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे हम आपको दिखाएं वो यही सोच रहे हैं। रुकिए कुछ देखते हैं इसका उपाय। 77 चलिए ऐसे देखिएगा, हम आपको ना क्वेश्चन बताते हुए और ऐसे टिक करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि बच्चे के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, ऑप्शन ए है कि बच्चे के सीखने की प्रगति की एक संचय अभिलेख है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि बच्चों द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन सी है कि सिर्फ एक वर्ष में बच्चे के स्कूल में उसकी इस उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, सिर्फ या केवल हमारा निगेटिव आएगा तो इसको ऐसे ही हम गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने का समर्थ करता है, तो सक्रिय हमारा पॉजिटिव है, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए ए बी और डी तीनों सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, नहीं
इसका उत्तर लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ए बी और डी आपका सही है, बाकी सी क्या था, गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन इतने बड़े होते हैं ना कि हम आप पूरा नहीं दिखा पाते हैं। अब देखिए ये 78 का कितना बड़ा ऑप्शन है कि 2 ऑप्शन ही हमारे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है ना, इसमें हम आपको इंग्लिश भी ले लेते हैं और हिंदी दोनों, तो फिर इसके लिए वो पूरा, चलिए 78 देखिएगा। आइए 78 में ना हम आपको 2 ही ऑप्शन दिखाते हैं, इन्हीं 2 में से एक सही है, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस की भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन ए है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपने और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, किसी के प्रति हमें संवेदनशील नहीं होना है, सबसे हमें सेम बिहेव करना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए ऑप्शन इतने ज़्यादा बड़े हैं ना कि हम आपको पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं, क्या करें। इसका भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन कितना बड़ा है। ये देखिए इसके क्वेश्चन ही इतने बड़े हैं, 78, 79, चलिए 79, चलिए आइए देखते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शहमीर कहता है होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। अब आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का। अब ये इन लोगों की बातचीत थी। अब आइए इसी बातचीत से क्वेश्चन आपको इनपुट किया गया है। क्वेश्चन है कि उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शाहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? ऑप्शन ए है कि आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? बी है कि आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? सी है कि फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं? डी है कि विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर दीजिएगा क्या होगा? 79। देखिए यहां पर क्या होगा कि आप ज्यामिति बिंदु को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं, ये बेहतर तरीके से क्या होगा, इनका क्वेश्चन क्या होगा, इनको समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था ना कि अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया, इनमें से कौन सा प्रश्न है? ठीक है, आप उजायरा और उनसे कौन सा ऐसा प्रश्न करेंगे जो सहमीर से, जो इनको रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। तो आप इनसे प्रश्न करेंगे कि आप ज्यामितियों में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप उनसे करेंगे तब ये बेहतर तरीके से समझने में उनको मदद करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? ऑप्शन ए कि विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। बी है कि छात्र ताजमहल की एक वस्तुशील योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। सी है कि छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। डी आपका है कि छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर दीजिएगा कि कौन सा शैक्षिक उद्देश्य इसमें से आपको बताना है कि जो ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। तो देखिए यहाँ पर 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
कि छात्र जो है वो गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे हम। क्वेश्चन है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्र को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। आपने उनको अलर्ट कर दिया है, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। अब ये ऑप्शन में देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। अब देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्प पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कोई चीज़ें उनके पास सीमित है तो इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो उन्हें समझने में मदद करेगा, ठीक है, या विचार करने में मदद करेगा। ऑप्शन ए कि एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। ऑप्शन बी है कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ऑप्शन सी है कि छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। ऑप्शन डी है कि बच्चों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। आप इसमें से अपने बच्चे को क्या कहेंगे, आप यही बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 81, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की अगर स्थिति आती है तो आप अपने बच्चे को कहेंगे कि आप अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्री की सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो क्या है, चिपचिपी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि उन्हें पोस्टर लगवाएंगे कि किसी गोंद से चिपकाया जाए, किसी, इतना तो नॉर्मल उन्हें पता होता है कि कौन गोंद से चिपकेगा कौन नहीं चिपकेगा। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप पूरा उसका रजिस्टर तैयार करिए। भाई अब बच्चे को इसी का हम रजिस्टर तैयार करवाएंगे और बच्चा क्या करेगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप गोंद में पानी मिला लीजिए, ठीक है। अब गोंद में पानी मिला लीजिए, कितना चम्मच गोंद यूज किए, वो सब हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी वाली जो चीज़ें आप ये करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 82 पर हम सोच रहे हैं आपको ना सी, ठीक है, ये ABC 3 ऑप्शन में ही आप हमें उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन है क्या कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन ए है कि यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ऑप्शन बी है कि पता लगने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन सी है कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी सड़ जाती है। अब उत्तर दीजिएगा। देखिए कभी कभी मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना, जैसे मुझे लगता है मुझे खुद डिसलेक्सिया हो गया है, कभी कभी इधर का उधर ये सब चीज़ें करके मैं पढ़ने लगती हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, देख लीजिएगा एक बार, 82 है, ठीक है। 82 का उत्तर दीजिएगा। देखिए प्रयोग और उपयोग, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आपको एक उदाहरण बताना है। तो अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग से अगर आप निष्कर्ष प्राप्त कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है और प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, 82 का। आगे चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। ऑप्शन बी है व्याख्यान का आयोजन करके। ऑप्शन सी है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके। ऑप्शन डी है प्रदर्शनी का आयोजन करके। 83 का बताइएगा। तो देखिए इस तरीके की चीज़ें जब हम करेंगे तो बच्चे के मध्य क्या करेंगे, बातचीत का हम क्या करेंगे, संचालन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं 84 पर। हम 84 में आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। क्या है? कम। कम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है बंद उत्तर वाले प्रश्न, बी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सी है विस्तारित प्रश्न, डी है सृजनात्मक प्रश्न। अब कम उपयुक्त है तो इसमें से आपका आकलन हो रहा है, तो कम उपयुक्त कौन सा होगा बताइएगा। 84 का देखिए, जो बंद उत्तर वाले प्रश्न होंगे वो कम उपयुक्त होंगे, बाकी तो सारे जैसे मुक्त उत्तर वाले बच्चा दे रहा है तो उसमें आकलन हो सकता है, विस्तारित दे रहा है बच्चा सीधा, इसमें ये बच्चा सब कुछ सोच समझ के तब उत्तर देता है। बंद वाले में क्या करता है, क्लोज में क्या करता है, जैसे आपने पूछ दिया कि जैसे अभी हमने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आपने कह दिया भोपाल, बस वो उसका रटा रटाया उत्तर है दे दिया। अब हमने जैसे आपको कह दिया कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आपने कह दिया शिमला, तो इस तरीके से वो रटा रटाया उत्तर दे दिया, तो वो बंद मुक्त वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये कम उपयुक्त होता है बच्चों के आकलन के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 85 पर। 85 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। ऑप्शन ए है सहयोग, बी है स्मरण, सी है पेपर पेंसिल परीक्षण, डी है पाठ्य पुस्तकें। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ा करिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। अगर आप आकलन कर रहे हैं तो उसका इंडिकेटर क्या होगा, ठीक है। असेसमेंट, ईवीएस का जो असेसमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो इंडिकेटर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, जो उसका इंडिकेटर होगा वो आपका होगा सहयोग, कॉर्पोरेशन हमारा क्या होगा, इंडिकेटर होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों चीजें नहीं होंगी, याद रखिएगा। हिंदी नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में करा करिए, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। जो देखिए, जो आपको हमेशा बताना चाहते हैं, जहां पर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है सीधा आप इंग्लिश पर अटैक करिए। देखिए, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हिंदी उसकी नहीं बिल्कुल समझ में आती है। अब जैसे हमने इंडिकेटर कह दिया तो आपको समझ में आ गया, जो कॉर्पोरेट करेंगे वही हमारा होगा, ठीक है, वही हमारा इंडिकेटर होगा। कक्षा 3 में हमारा भोजन, एक सेकेंड चलिए देखिएगा 86 का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थी से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इस चर्चा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, बी है भोजन के विविधता के पहलुओं को साझा करना, सी है संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, डी आपका है कि साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा 86 का। देखिए, इस तरीके की जब बातें आती हैं तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि भोजन की विविधता के पहलू को साझा करना हम टीचर का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 87। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे हम। क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं। इस कहानी में से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, ठीक है। कक्षा 4 की कहानी, कक्षा 4 के अध्याय में आपकी है कि दुनिया मेरे घर में वो नामक एक कहानी है जो अक्षय के बारे में है, और उसमें क्या होता है कि जो बताता है कि कैसे दादी उसे क्या कहती है कि अनिल के घर से कुछ भी खाने पीने को क्या करती है, मना करती हैं। तो मना करती है तो बच्चे की कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा इससे मिलती है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका कि हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, बी है जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सी है सांप्रदायिकता का अस्तित्व, डी है धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 87। तो देखिए, यहाँ पर जाति भेदभाव का चीजें चल रही है। उनकी दादी जो है उन्हें मना करती है कि उसके घर नहीं खाना है, तो यहाँ जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है 87 का। 88 आइए देखते हैं क्या है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है कि यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी को स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है, बी है कि यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, सी आपका है कि विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे होते हैं, डी आपका है
कि विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा ध्यान से कि कौन सा कथन है जो ईबीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करेगा। ठीक है, सहपाठी मतलब क्या होता है आपका, जो आपके पीर असेसमेंट होते हैं उनके बारे में क्या करेगा, डिफाइन करेगा। पीर असेसमेंट मतलब कि जो आपके मित्र वगैरह होते हैं उनके बारे में जो आपका आकलन है, जो आपका, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिफाइन करेगा, बताइएगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, कि विद्यार्थी पर केंद्रित होता है। ठीक है, और जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ो या समूह में कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो देखिए सहपाठी आकलन किसको परिभाषित करता है, सहपाठी मतलब जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, तो वही दोस्त क्या होते हैं, विद्यार्थी पर, ये आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों पर ही होता है, केंद्रित होता है। वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों में एक दूसरे में समूह या जोड़ा बनाकर ये आकलन करते रहते हैं कि भाई तुमको कितना आया, तुम कितने तेज हो, या तुम कितना पढ़े, या किस तरीके से, या तुम कितना कैप्चर कर पा रहे हो, हम कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 हो गया, आपका 89 चलिए। 89 में पूछा गया आपसे, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कि दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। ऑप्शन बी है कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी है कि दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है कि दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर बोझ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके का ये क्वेश्चन है कि अनीता मधुमक्खियाँ, तो उसमें एक लड़की होती है ना, आप कहानी पढ़ेंगे तो अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की होती है, वो मधुमक्खी का पालन करती है, स्कूल पढ़ने जाती है बहुत दूर तक, फिर उसी से अपना घर परिवार ये सारी चीज़ें चलाती हैं। तो इस तरीके की जो कहानियाँ हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो उजागर क्या करना चाहती है, तो वो चीज़ आपसे पूछा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, कि यह दर्शाना चाहती है कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है, क्योंकि यहाँ पर जो अनीता है वो एक नारी है, वो अपना संघर्ष कर रही है, अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अपना एक बिजनेस भी चला रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ें दर्शा रही है कि जो नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को क्या कर रही है, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कि कैसे खुश है इसको प्रोत्साहित कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अनभिज्ञ है, ये तो निगेटिव चला जाएगा, फिर समाज पर बोझ है, ये निगेटिव चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं कि पूरा सही से दिख नहीं पा रहा था आप सभी को। चलिए क्वेश्चन 90 है कि कक्षा 3 के अध्याय में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए है कि शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, बी है सामान्य कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, सी है कि घरेलू कामकाज के लिंग संबंधी भेदभाव अवधारणा, डी है व्यवसाय की अवधारणा। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए पूछा है कि इन क्लास 3rd चैप्टर वर्क वी डू द स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बियास इन हाउस होल्ड, फिर दिया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव अवधारणा। ठीक है, कक्षा 3 में एक अध्याय का है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो उसमें एक दीपाली की कहानी है, तो किस पे केंद्रित है यही पूछ रहा है। तो जब आप इस सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा हो सकेगा तो आपको जो NCERT है 1 to 5 तक की उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसमें से ये सारे आपको क्वेश्चन भी अगर क्वेश्चन करना होगा तो वहाँ से वो आप एक बार कहानी पढ़ लेंगे। जैसे अनीता की मधुमक्खियाँ हो गई चैप्टर है, और फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे रेशम का कीड़ा हो गया, फिर हाथी वाला चैप्टर है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं उससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। तो ये हमारे 90 क्वेश्चन
सॉरी 90 क्या 61 से लेकर 90 तक हो गया, मतलब 30 क्वेश्चन आपके हो गए। तो आज के लिए इतना करेंगे और एक हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। फिर कल हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे इसका भी। बाकी इस तरीके से हम देखते रहते हैं। देखिए आप सभी कहते हैं मैम मैराथन क्लासेस, ठीक है हम आपको मैराथन क्लासेस देंगे। 30-30 क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए आप सभी को 30 क्वेश्चन ही लोग मैराथन में दे देंगे। हम देंगे आपको मैराथन का क्लासेस, थोड़ा सब्र करिए, आपको मैराथन क्लासेस भी आएंगी। और क्योंकि देखिए हमें भी अपना पढ़ना रहता है, आपको पढ़ाना रहता है, तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि हम सारा टाइम अपने यूट्यूब पर दे दें। देखिए इसलिए हम 1 या 2 वीडियो ही बना पाते हैं। हम चाहते तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन बस वही हमारे पास टाइम का इशू है, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं। जो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और प्लीज़ जो नए बच्चे हैं वो भी हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।